द परीक्षा अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज का विषय है सांस्कृतिक एवं शैक्षिकी अधिकार, अनुच्छेद 29-30। सांस्कृतिक एवं शैक्षिकी अधिकार, अनुच्छेद 29 और 30। सांस्कृतिक एवं शैक्षिकी अधिकार भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 29 और 30 के अंतर्गत प्रदान किए गए मूल अधिकार हैं। इन अधिकारों का मुख्य उद्देश्य भारत की भाषाई, लिपिगत, धार्मिक और सांस्कृतिक विविधता की रक्षा करना तथा अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद की शैक्षणिक संस्थाएं स्थापित और प्रशासित करने की स्वतंत्रता प्रदान करना है। अनुच्छेद 29 मुख्यतः विशिष्ट भाषा, लिपि या संस्कृति के संरक्षण तथा शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश के मामले में भेदभाव से सुरक्षा प्रदान करता है। अनुच्छेद 30 धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद की शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अधिकार देता है। अनुच्छेद 29 का शीर्षक अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण है, लेकिन इसके खंड 1 का अधिकार केवल धार्मिक या भाषाई अल्पसंख्यकों तक सीमित नहीं है। अनुच्छेद 29 खंड 1 के अनुसार भारत के राज्य क्षेत्र या उसके किसी भाग में रहने वाले नागरिकों के किसी ऐसे वर्ग को जिसकी अपनी विशिष्ट भाषा, लिपि या संस्कृति है, उसे सुरक्षित रखने का अधिकार है। इस प्रावधान में सिटीजन्स या नागरिक शब्द महत्वपूर्ण है, इसलिए अनुच्छेद 29 खंड 1 का संरक्षण नागरिकों के किसी वर्ग को प्राप्त है। यहाँ सेक्शन ऑफ सिटीजन्स का अर्थ ऐसा नागरिक समूह है जिसकी अपनी विशिष्ट भाषा, लिपि या संस्कृति हो। उदाहरण के लिए, यदि किसी क्षेत्र में रहने वाला कोई भाषाई समुदाय अपनी विशिष्ट भाषा और लिपि को संरक्षित रखना चाहता है, तो अनुच्छेद 29 खंड 1 उसे संवैधानिक संरक्षण प्रदान करता है। संरक्षण का अर्थ केवल किसी संस्कृति को निष्क्रिय रूप से बनाए रखना नहीं है, बल्कि भाषा, लिपि और सांस्कृतिक पहचान को आगे बढ़ाने के वैध प्रयास भी इसके उद्देश्य से जुड़े हैं। अनुच्छेद 29 खंड 1 में धर्म का अलग से उल्लेख नहीं किया गया है। इसका केंद्र भाषा, लिपि और संस्कृति है, इसलिए अनुच्छेद 29 खंड 1 और अनुच्छेद 30 के लाभार्थियों को बिल्कुल समान समझना उचित नहीं है। अनुच्छेद 29 खंड 2 अनुच्छेद 29 खंड 2 शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश के संबंध में भेदभाव के विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है। इसके अनुसार किसी नागरिक को केवल धर्म, मूल वंश, जाति, भाषा या इनमें से किसी आधार पर राज्य द्वारा संचालित या राज्य निधि से सहायता प्राप्त किसी शैक्षणिक संस्था में प्रवेश से वंचित नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 29 खंड 2 केवल अल्पसंख्यकों का अधिकार नहीं है, बल्कि प्रत्येक भारतीय नागरिक को उपलब्ध संरक्षण है। इस प्रावधान में केवल 16 शब्द महत्वपूर्ण है। निषेध उन स्थितियों पर केंद्रित है जहां प्रवेश से वंचित करने का आधार केवल धर्म, मूलवंश, जाति, भाषा या इनमें से कोई आधार हो। अनुच्छेद 29 खंड 2 निजी और पुनर्तः गैर सहायता प्राप्त प्रत्येक शैक्षणिक संस्था पर अपने आप लागू नहीं होता। इसका पाठ राज्य द्वारा संचालित तथा राज्य निधि से सहायता प्राप्त संस्थाओं से संबंधित है। स्टेट ऑफ मद्रास बनाम चंपकम दोराराजन मामला अनुच्छेद 29 खंड 2 की प्रारंभिक संवैधानिक व्याख्या का महत्वपूर्ण निर्णय है। इस मामले में शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश और सामुदायिक आधार पर सीटों के वितरण से संबंधित व्यवस्था पर विचार किया गया था। इस निर्णय के बाद सामाजिक और शैक्षिकी रूप से पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधानों को संवैधानिक आधार देने की दिशा में प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 द्वारा अनुच्छेद 15 खंड 4 जोड़ा गया। इस प्रकार अनुच्छेद 29 खंड 2 को समानता और शिक्षा में प्रवेश से संबंधित व्यापक संवैधानिक व्यवस्था के संदर्भ में समझना आवश्यक है। अनुच्छेद 30 धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों के शैक्षिकी अधिकारों का प्रमुख संवैधानिक आधार है। अनुच्छेद 30 खंड 1 के अनुसार धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद की शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार है। अनुच्छेद 29 खंड 1 के विपरीत अनुच्छेद 30 विशेष रूप से धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों से संबंधित है। अल्पसंख्यक कौन है, ये प्रश्न अनुच्छेद 30 की व्याख्या में अत्यंत महत्वपूर्ण है। TMA पाई फाउंडेशन बनाम कर्नाटक राज्य मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि अनुच्छेद 30 के प्रयोजन के लिए धार्मिक या भाषाई अल्पसंख्यक की स्थिति सामान्यतः राज्य को इकाई मानकर निर्धारित की जानी चाहिए। इसका अर्थ है कि कोई समुदाय पूरे भारत में संख्यात्मक रूप से बड़ा हो सकता है, लेकिन किसी विशेष राज्य में भाषाई अल्पसंख्यक हो सकता है। अनुच्छेद 30 में एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर दोनों शब्द महत्वपूर्ण हैं। एस्टैब्लिश का अर्थ शैक्षणिक संस्था की स्थापना करना है।
एडमिनिस्टर का अर्थ संस्था के प्रबंधन और संचालन से संबंधित महत्वपूर्ण निर्णय लेने का अधिकार है। इसमें संस्था की आंतरिक प्रशासनिक व्यवस्था, कर्मचारियों की नियुक्ति, विद्यार्थियों के प्रवेश और संस्था की शैक्षिक पहचान से संबंधित उचित निर्णय शामिल हो सकते हैं, लेकिन यह अधिकार पूर्ण या असीमित नहीं है। अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं को शिक्षा की गुणवत्ता, शैक्षणिक मानकों, शिक्षक योग्यता, स्वास्थ्य, स्वच्छता, अनुशासन और प्रशासनिक निष्पक्षता से संबंधित उचित नियामक कानूनों का पालन करना पड़ सकता है। इसलिए अनुच्छेद 30 प्रशासन का अधिकार देता है, कुप्रशासन का अधिकार नहीं। राज्य ऐसा विनियमन कर सकता है जिसका उद्देश्य शिक्षा के स्तर को बनाए रखना, विद्यार्थियों के हितों की रक्षा करना और संस्था के उचित प्रशासन को सुनिश्चित करना हो। लेकिन विनियमन इतना व्यापक नहीं हो सकता कि अल्पसंख्यक समुदाय का संस्था पर वास्तविक प्रशासनिक नियंत्रण ही समाप्त हो जाए। सेंट जेवियर्स कॉलेज बनाम गुजरात राज्य मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं की प्रशासनिक स्वायत्ता और उचित राज्य विनियमन के बीच संतुलन पर महत्वपूर्ण सिद्धांत विकसित किए। अनुच्छेद 30 के अंतर्गत अल्पसंख्यक अपनी पसंद की शैक्षणिक संस्था स्थापित कर सकते हैं। इसका अर्थ यह नहीं है कि संस्था केवल धर्म या भाषा की शिक्षा देने तक सीमित होनी चाहिए। अल्पसंख्यक समुदाय सामान्य, व्यावसायिक, तकनीकी या अन्य प्रकार की शिक्षा देने वाली संस्था भी स्थापित कर सकता है। अल्पसंख्यक संस्था अपनी सांस्कृतिक और शैक्षणिक पहचान बनाए रखते हुए व्यापक समाज के विद्यार्थियों को भी शिक्षा प्रदान कर सकती है। अनुच्छेद 30 का उद्देश्य अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक क्षेत्र में अपनी पहचान सुरक्षित रखने का वास्तविक अवसर देना है, न कि उन्हें राष्ट्रीय शिक्षा व्यवस्था से अलग करना। अनुच्छेद 30 खंड 1 अनुच्छेद 30 खंड 1 को 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा जोड़ा गया। ये प्रावधान अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं की संपत्ति के अनिवार्य अधिग्रहण से संबंधित है। यदि राज्य किसी अल्पसंख्यक द्वारा स्थापित और प्रशासित शैक्षणिक संस्था की संपत्ति के अनिवार्य अधिग्रहण के लिए कानून बनाता है, तो कानून में निर्धारित राशि ऐसी होनी चाहिए कि अनुच्छेद 30 खंड 1 के अधिकार को प्रतिबंधित या समाप्त न कर दे। इसका उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि संपत्ति अधिग्रहण की शक्ति का प्रयोग करके अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था के संवैधानिक अधिकार को अप्रभावी न बनाया जाए। अनुच्छेद 30 खंड 2 अनुच्छेद 30 खंड 2 राज्य द्वारा शैक्षणिक संस्थाओं को सहायता देने से संबंधित है। इसके अनुसार राज्य सहायता प्रदान करते समय किसी शैक्षणिक संस्था के विरुद्ध केवल इस आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता कि वह किसी धार्मिक या भाषाई अल्पसंख्यक के प्रबंधन में है। इसका अर्थ यह नहीं है कि प्रत्येक अल्पसंख्यक संस्था को राज्य से आर्थिक सहायता प्राप्त करने का स्वतः मूल अधिकार है, लेकिन यदि राज्य सहायता देने की व्यवस्था संचालित करता है, तो वह केवल अल्पसंख्यक प्रबंधन के आधार पर किसी संस्था के साथ भेदभाव नहीं कर सकता। राज्य सहायता और प्रशासनिक स्वायत्ता के बीच संतुलन महत्वपूर्ण है। राज्य से सहायता प्राप्त करने वाली संस्था को सहायता से संबंधित उचित शर्तों और शैक्षणिक मानकों का पालन करना पड़ सकता है, लेकिन ऐसी शर्तें अनुच्छेद 30 के मूल अधिकार को नष्ट नहीं कर सकती। अल्पसंख्यक संस्थाएं और प्रवेश। अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं को अपने समुदाय की शैक्षिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए समुदाय के विद्यार्थियों को उचित प्राथमिकता देने की संवैधानिक स्वतंत्रता हो सकती है, लेकिन विशेष रूप से सहायता प्राप्त संस्थाओं में यह अधिकार पूर्ण नहीं है और इसे अनुच्छेद 29 खंड 2 तथा अन्य संवैधानिक आवश्यकताओं के साथ संतुलित करना होता है। सेंट स्टीफेंस कॉलेज बनाम दिल्ली विश्वविद्यालय मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक संस्थाओं में प्रवेश और अल्पसंख्यक विद्यार्थियों को प्राथमिकता देने से संबंधित महत्वपूर्ण सिद्धांतों पर विचार किया। TMA पाई फाउंडेशन मामले ने अल्पसंख्यक और गैर अल्पसंख्यक निजी शैक्षणिक संस्थाओं के अधिकारों, प्रवेश, प्रशासन और राज्य विनियमन के संबंध में व्यापक संवैधानिक सिद्धांत निर्धारित किए। इस्लामिक अकेडमी ऑफ एजुकेशन मामले और PA इनामदार बनाम महाराष्ट्र राज्य मामले ने निजी और अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं के प्रवेश, शुल्क और प्रशासन से संबंधित सिद्धांतों को आगे स्पष्ट किया। प्रवेश प्रक्रिया में संस्थागत स्वायत्ता का सम्मान किया जाता है, लेकिन पारदर्शिता, योग्यता और गैर शोषणकारी व्यवस्था जैसे मानकों को भी महत्व दिया गया है। अल्पसंख्यक दर्जे का उद्देश्य व्यावसायीकरण या अनुचित लाभ कमाने की स्वतंत्रता प्रदान करना नहीं है। शिक्षा के अधिकार और अनुच्छेद 30 का संबंध। 86वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 21 से जोड़े जाने के बाद
6 से 14 वर्ष के बच्चों की निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा को मूल अधिकार बनाया गया। इसके क्रियान्वयन के लिए बच्चों का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 बनाया गया। प्रमाटी एजुकेशनल एंड कल्चरल ट्रस्ट बनाम भारत संघ मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम को अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं पर इस प्रकार लागू नहीं किया जा सकता जिससे अनुच्छेद 30 खंड 1 के अंतर्गत उनके अधिकार का उल्लंघन हो। अनुच्छेद 29 और 30 के बीच अंतर। अनुच्छेद 29 खंड 1 किसी भी ऐसे नागरिक वर्ग को अपनी विशिष्ट भाषा, लिपि या संस्कृति सुरक्षित रखने का अधिकार देता है जिसके पास ऐसी विशिष्ट पहचान है। अनुच्छेद 30 खंड 1 विशेष रूप से धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद की शैक्षणिक संस्थाएं स्थापित और प्रशासित करने का अधिकार देता है। इसलिए अनुच्छेद 29 केवल अल्पसंख्यकों तक सीमित नहीं है, जबकि अनुच्छेद 30 विशेष रूप से धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों से संबंधित है। अनुच्छेद 29 खंड 1 संस्कृति, भाषा और लिपि के संरक्षण पर केंद्रित है, जबकि अनुच्छेद 30 शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन पर केंद्रित है। अनुच्छेद 29 खंड 2 प्रत्येक नागरिक को राज्य संचालित या राज्य सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थाओं में केवल धर्म, मूल वंश, जाति या भाषा के आधार पर प्रवेश से वंचित किए जाने से संरक्षण देता है। अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थाओं के माध्यम से अपनी पहचान और शैक्षणिक हितों को सुरक्षित रखने के लिए संस्थागत स्वायत्ता प्रदान करता है। अनुच्छेद 29 और 30 एक दूसरे के विरोधी नहीं, बल्कि पूरक संवैधानिक प्रावधान है। अनुच्छेद 29 सांस्कृतिक विविधता और प्रवेश में गैर भेदभाव की रक्षा करता है, जबकि अनुच्छेद 30 धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों की शैक्षणिक संस्थागत स्वायत्ता की रक्षा करता है। इन अधिकारों के माध्यम से संविधान एक महत्वपूर्ण संतुलन स्थापित करता है, राष्ट्रीय एकता के भीतर सांस्कृतिक विविधता, समान नागरिकता के भीतर विशिष्ट पहचान तथा सामान्य शैक्षणिक मानकों के भीतर अल्पसंख्यक संस्थागत स्वायत्ता। इस प्रकार अनुच्छेद 29 और 30 भारत की विविधता को केवल स्वीकार नहीं करते, बल्कि भाषा, लिपि, संस्कृति और अल्पसंख्यक शिक्षा की रक्षा करके विविधता में एकता के संवैधानिक विचार को व्यावहारिक संरक्षण प्रदान करते हैं। हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही उपयोगी अध्ययन सामग्री के लिए वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा द परीक्षा अकादमी चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।